Hello friends, you are most welcome here at this platform, and in this video we are going to discuss some most important facts regarding transitive, intransitive verb, and also in this video we are going to discuss participle, gerund and infinitive. So these are the topics that will be discussed in this video, and these are the very most important topic from exam points of view, as these questions from these topics have already been asked in our previous year exams. So let us start the video. जैसा कि आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम आज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ पार्टिसिपल, जिरंड एंड इन्फिनेटिव आदि चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स की यदि बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली इन टीजीटी एंड पीजीटी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओनली एन ऑब्जेक्ट कैन डिटरमाइन वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। केवल एक वर्ब से ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि ओनली एन ऑब्जेक्ट, केवल एक ऑब्जेक्ट से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है अथवा इंट्रांजिटिव। सो एन ऑब्जेक्ट प्ले ए ग्रेट रोल टू रिकॉग्नाइज ए वर्ब वेदर इट इज़ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। सो टू नो एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट अप्लाई। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को यदि जानना चाहें हम किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए वी हैव टू अप्लाई whom टू नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, पहले तो ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो यदि हम whom शब्द को अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट टू गेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने की है, जहाँ पर हम लोग इस वीडियो में आज इसको कैसे, हाउ टू फाइंड आउट whether the verb is transitive or intransitive, we have to apply two words to find out them. As if we want to find out an object, we have to apply whom. यदि जैसे ऑब्जेक्ट को हम ढूंढना चाहें, पता लगाना चाहें ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो उसके लिए हमें होम शब्द को अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है, और वह ऑब्जेक्ट होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, हम उसको आप पता लगाना चाहें, तो उसके लिए हमें व्हाट शब्द का यूज या अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट शब्द को यदि अप्लाई करेंगे हम, द वर्ड व्हाट, इफ वी यूज या इफ वी अप्लाई व्हाट, द वर्ड व्हाट, then we can find out the direct object. So let us understand these things with an example. आइए उदाहरण से, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, I know a funny little man. I know a funny little man.
और इस शब्द में इसको जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने का फार्मूला जो यहाँ पर दिया गया है, तो हमने यहाँ बताया था पहले कि हमें whom शब्द को अप्लाई करना है। यदि हम ऑब्जेक्ट को पता करना चाहें तो whom शब्द को अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो देखते हैं इसे, यहाँ पर हम इसे आई नो ए फनी लिटिल मैन, यह तो हो गया एग्जाम्पल, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है यही पता करना है। तो whom शब्द का अप्लाई करेंगे, जैसे आई नो whom, तो हमारा ऑप्शन आता है ए फनी लिटिल मैन। यदि हम इससे पहले आई नो के बाद हम whom शब्द को अप्लाई करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल करके आता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यही है, आई नो whom किसे जानते हैं, तो ये लिटिल ए फनी लिटिल मैन, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि रिप्लाई इसका यही आता है, ए फनी लिटिल मैन, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये। यह तो हुई बात ऑब्जेक्ट का। जैसे ही हमने पता लगाया तो यह वर्ब क्या हो जाता है, यह सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमें ट्रांजिटिव वर्ब मिलती है, आई नो ए फनी लिटिल मैन। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे द सन शाइन्स ब्राइटली, सूर्य चमकता है, तेजी से चमकता है, जैसे कह सकते हैं हम इसको। तो सन शाइन्स ब्राइटली, अब यहाँ पर यदि हम व्हाट शब्द को अप्लाई करेंगे, whom करेंगे, तो किसको whom का आशय निकलता है, तो यहाँ से ये हमें इसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो फिर जैसे ही हम यहाँ पर व्हाट शब्द का अप्लाई करते हैं, व्हाट शाइन्स ब्राइटली, तो सन आता है, तो सन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ इसका रिप्लाई सन व्हाट नहीं, सन व्हाट करके आगे हम इस सन के आगे यदि व्हाट अप्लाई करें हम, तो व्हाट शाइन्स ब्राइटली आता है, तो इसका रिप्लाई नहीं मिल पाता है हमें, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो दूसरा एग्जांपल हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा, यहाँ पर द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यह बात हुई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की, जिसको हमने एग्जाम्पल से समझा। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं हम, एक महत्वपूर्ण नोट है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ए ट्रांजिटिव वर्ब, A transitive verb can be changed into passive voice because it has an object। जैसा कि जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्ट का होना होता है। और जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसका आप पैसिव बना सकते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो यह तो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, महत्वपूर्ण बातें हुई जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से जुड़ी हुई थी। तो आगे इस वीडियो में हम चलते हैं और इसमें बात करने वाले हैं पार्टिसिपल के विषय में। तो पार्टिसिपल क्या है पहले इसको समझेंगे, फिर इसके काइंड्स देखेंगे कितने होते हैं। तो पहले देखते हैं पार्टिसिपल क्या है। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। इट पार्टेक्स द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। यह दोनों होता है, एक वर्ब और एक एडजेक्टिव, दोनों का कार्य करता है, इसमें दोनों प्रकृति पाई जाती है। जैसे इट पार्टेक्स द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। और इसकी दूसरी आसान सी परिभाषा देखते हैं पार्टिसिपल की, जो कि यहाँ दी गई है। ए पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज़ पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। तो यदि हम बात करें तो एक पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जिसको हम कहें पार्टली वर्ब भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। यह तो हुई ईजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल।
तो आगे इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसके काइंड्स के विषय में। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल देयर आर? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, past participle and perfect participle. These are the main 3 kinds of participle, and we will discuss about these participle in this video. So let us move to present participle. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते हैं क्या है, इसकी डिफिनीशन देखेंगे, फिर आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, बीइंग ऑब्लिक करके दिया है, वर्ब प्लस आईएनजी लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। द फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी इन इंग्लिश which is used in forming continuous tenses। वर्ब का वह फॉर्म जो आईएनजी से समाप्त होता है, या किसी वर्ब के अंत में यदि आईएनजी लग जाता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया। आगे चलते हैं, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट बीइंग संडे, तो बीइंग आपने देखा यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। इट बीइंग संडे वी डिडंट गो टू स्कूल, संडे होने के कारण हम स्कूल नहीं गए। तो इट बीइंग संडे वी डिडंट गो टू स्कूल। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप। हियरिंग द नॉइज, जैसे हियर वर्ब है आपका, हियर क्या है, वर्ब है, और इसके अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया। आईएनजी लगाने से यह हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, यह हो गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ये रोलिंग, ये पार्टिसिपल हो जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहाँ आईएनजी लगा। जिस भी वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स। वी मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों की एक टोकरी ली हुई थी। तो कैरिंग शब्द यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को बताता है, यही प्रेजेंट पार्टिसिपल है सेंटेंस में यदि बात करें तो आगे चलते हैं इस वीडियो में, इसका दूसरा रूप देखते हैं, दूसरा काइंड्स। जैसे पार्टिसिपल में हमें तीन भाग हैं इसके: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने डिस्कस किया, और अब इस वीडियो में आगे पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करने वाले हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करने से पहले इसे समझना ज़रूरी है। पास्ट पार्टिसिपल है क्या, तो देखते हैं। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम इसमें रखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो जाती है। जैसे थर्ड होगा यहाँ पर, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आती है। जैसे द फॉर्म ऑफ वर्ब की वह फॉर्म टिपिकली एंडिंग इन ईडी फॉर्म इन इंग्लिश विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेस। जैसे किसी भी वर्ब के अंत में ईडी अगर लग जाता है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में, या वर्ब की बात करें हैं विशेष रूप से,
तो उसमें उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल की बात हो गई तो विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेज, और इस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं हम परफेक्ट और पैसिव टेंसेज में। पास्ट परफेक्ट टेंस की यदि बात करें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, विशेष रूप से परफेक्ट टेंस में और पैसिव टेंसेज में, एंड समटाइम्स एज एन एडजेक्टिव, और कभी कभी इसका यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में भी कर लिया जाता है। तो देखते हैं आगे एग्जाम्पल से समझें इसको हम। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। तो डिसीव्ड बाय फ्रेंड, अब देखा हमने आपने डिसीव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें ईडी हमने लगा दिया, यहाँ पर ईडी जोड़ दिया लास्ट में एट द एंड ऑफ द वर्ब डिसीव, तो यह हो जाता है डिसीव्ड। तो डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप्स। अपने मित्रों से धोखा दिए जाने के बाद या पाने के बाद ही लॉस्ट ऑल हिज होप, उसने सारी उम्मीदें खो दी। टाइम मिस स्पेल्ड इस टाइम लास्ट, यहाँ भी आपने देखा यही है। तो यह एग्जाम्पल हो गए जो पास्ट पार्टिसिपल को दर्शाते हैं। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल के विषय में बात करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, जो कि पार्टिसिपल का तीसरा प्रकार है। तो देख लेते हैं इसको। परफेक्ट पार्टिसिपल की सबसे बड़ी पहचान होती है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो सबसे बड़ी पहचान इसकी हो जाती है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का वाक्य है, सेंटेंस है। जैसे पार्टिसिपल, ए पार्टिसिपल दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्शन। वह पार्टिसिपल दैट एक्सप्रेसेस, जो बताता है कंप्लीट एक्शन को दर्शाता है। जिस पार्टिसिपल से कंप्लीट एक्शन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल से देखें इसको, अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हैविंग गेन्ड, जैसे हैविंग गेन्ड ट्रूथ कीप ट्रूथ, यहाँ पर आपने देखा हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग है यहाँ पर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गेन की थर्ड फॉर्म है आपका ये गेन्ड। हैविंग गेन ट्रूथ कीप ट्रूथ, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग हैविंग बीन किल्ड, द किंग हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड अवे। राजा के मर जाने के बाद या हैविंग बीन किल्ड, राजा को मार दिए जाने के बाद, या जैसे किसी युद्ध की बात की जाए यहाँ पर, जैसे तो राजा को जब मार दिया जाता है तो आर्मी फ्लेड अवे, जो उसकी सेना इधर उधर भागने लगती है, तितर बितर होने लगती है। तो वही बात है यहाँ पर, द किंग हैविंग बीन किल्ड, राजा के मारे जाने के बाद द आर्मी फ्लेड अवे, आर्मी भग गई। तो यह भी हो गया इसका बेस्ट एग्जाम्पल। और इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपियर्ड। द सन हैविंग रीजन, सूर्य के उगने के बाद द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। तो उगने के बाद एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, दूसरा उसके बाद। तो यहाँ पर हैविंग द सन हैविंग रीजन द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उदय होने के बाद फॉग डिसअपियर्ड हो गया। तो यह भी बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं, बेस्ट एंड ईजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी है परफेक्ट पार्टिसिपल की यदि बात करें तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में दिखाई दे तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और यदि हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर जहाँ कहीं भी जिस सेंटेंस में दिखाई दे तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। और जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमने बात की, बीइंग हो अथवा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वर्ब में आईएनजी लगी हो तो उसे हम
प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि पार्टिसिपल से जुड़ी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके विषय में हमने डिस्कस किया और एग्ज़ाम में प्रायः पूछी जाती है। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। अब देखते हैं जिरंड क्या है, जिरंड को समझते हैं। व्हाट इज जिरंड? ये जिरंड वर्ब में आईएनजी लगती है तो बनता है। जैसे इज वर्बल नाउन, एक जिरंड क्या होता है? एक वर्बल नाउन होता है। इट इज़ अ वर्ब बट इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आल्सो। यह एक वर्ब होता है लेकिन इट कैन आल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है जिरंड। जैसे एग्जाम्पल से देखें इसको हम, तो प्लेइंग कार्ड्स, जैसे देखा आपने वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई, तो प्लेइंग कार्ड्स इज़ नॉट अलाउड हियर। कार्ड खेलना यहाँ पर मना है, जैसे इसकी अनुमति नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई लाइक रीडिंग पोइट्री, मैं पोइट्री पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग पोइट्री, तो यहाँ पर रीडिंग और प्लेइंग आपका जिरंड हो जाता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यदि इसी में हम आगे इस वीडियो में, तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ होल्डिंग मनी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ होल्डिंग मनी, इट मीन्स he is an he is a materialistic man। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ वो शौकीन होल्डिंग मनी, पैसे इकट्ठा करने का। जैसे किसी को जो ए पर्सन हु ऑलवेज रन्स बिहाइंड मनी, फेम एंड पावर इज दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, मटेरियलिस्टिक कह सकते हैं उसको हम। तो होल्डिंग हमारा ये हो गया यहाँ पर जिरंड। बी यूज जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जैसे देखते हैं आगे इसमें, बी यूज जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन। जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है, एंड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, और ये जो वर्ब दी गई है इनके बाद। जिरंड का यूज़ मुख्य रूप से फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इसका यूज होता है, एंड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, और वर्ब कौन कौन सी हैं जिसके बाद रखते हैं हम जिरंड को, देखते हैं इसे। जैसे ये वर्ब है, प्रिवेंट है आपका, हिंडर हो गया, थिंक हो गया, डिस्पेयर, प्रोहिबिट, सक्सीड, परसिस्ट, लाइक, स्टॉप, एक्सेट्रा। ये दीज आर दी वर्ब्स आफ्टर विच वी यूज जिरंड। जैसे एग्जाम्पल से हम समझें इसको, तो देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम डांसिंग, आई प्रिवेंटेड मैंने उसे रोका, फ्रॉम डांसिंग डांस करने से। तो फ्रॉम डांसिंग हमने देखा यहाँ पर, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, और इसके बाद बताया गया है जिरंड का यूज़ करते हैं, तो यह डांसिंग आपका जिरंड हो जाता है। आई प्रिवेंटेड हर, मैंने उसे रोका, फ्रॉम डांसिंग डांस करने से। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ प्रिवेंटेड एक वर्ब है, जैसे यहाँ बताया गया इनके बाद आफ्टर वर्ब्स इसका यूज़ होता है, तो प्रिवेंट हो गया आपका, हिंडर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ही थिंक्स ऑफ गोइंग देयर, ही थिंक्स ऑफ गोइंग देयर। अब देखिए यहाँ आप हो गया आपका, ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद आपका जिरंड हो जाता है, और ये वर्ब थिंक हो गई, इसके बाद हमने बताया इसका यूज़ किया जाता है जिरंड का, ही थिंक्स ऑफ गोइंग देयर। तो यह भी स्पष्ट हो गया। और इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज़, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज़, इसके बाद ये वर्ब है स्टॉप, इसके बाद हमने मेकिंग, जो मेक में आईएनजी लगाने से जिरंड बन जाता है। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज़, शोर करना बंद करें, ऐसा हिंदी में कह सकते हैं इसको हम। तो ये सारी चीज़ें हुई जो कि पार्टिसिपल और उसके बाद जिरंड के विषय में भी अभी हमने बात की। तो आगे चलते इस वीडियो में इन्फिनेटिव देखते हैं क्या है, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, तो देखते हैं वीडियो में।
एन इन्फिनेटिव इज द बेस ऑफ ए वर्ब। इन्फिनेटिव एक वर्ब का ही बेस होता है, ऑफन प्रीसीडेड बाई टू, जिसमें हम टू का यूज़ करते हैं। इफ़ टू इज़ नॉट यूज्ड इट इज़ कॉल्ड वेयर इन्फिनेटिव। यदि टू का यूज़ नहीं किया गया है तो इसे हम वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे इन्फिनेटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सेंटेंस टू से स्टार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में टू से अगर यह सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे अब देखते हैं, ज़रूरी नहीं है टू से स्टार्ट हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि सेंटेंस का प्रारंभ जो है आरंभ होता है टू से। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी। तो देखा हमने यहाँ पर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। टू एर्र इज़ ह्यूमन, टू एर्र ह्यूमन। यहाँ भी आपने देख लिया। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, यहाँ भी आपने देखा। तो इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो में नोट है, इसको देखते हैं। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद, जैसे वर्ब कौन कौन सी हैं। वी यूज़ इन्फिनेटिव विदाउट टू। कुछ वर्ब ऐसी यहाँ पर दी गई हैं जिनके बाद बी आफ्टर सर्टेन वर्ब, जैसे वर्ब पहले देख लेते हैं। विड है आपका, लेट हो गया। मेक, डेयर, नॉट, नीड नॉट, सी, हियर, बिहोल्ड, नो, वॉच। बी जैसे वॉच है। बी इज इन्फिनेटिव, यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए, यूज होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। बी यूज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यूज। एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, जैसे ये वर्ब दी गई हैं, बीट, लेट, मेक, डेयर नॉट, नीड नॉट, सी, हियर, बिहोल्ड, नो, वॉच, बी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, ये जो वर्ब दी गई हैं इनके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू, बिना टू के। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि ये वर्ब कहीं दिखाई दी जाए तो इनके बाद जो हम इन्फिनेटिव यूज़ तो करेंगे, लेकिन वहाँ पर टू नहीं होगा सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में टू दे दिया तो समझ लीजिए कि वहीं पर कॉमन एरर होती है। जैसे कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यदि बात करें हम तो, जैसे बिड हिम गो देयर, ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पर यदि एरर दिखानी होती तो बिड हिम गो, बिड हिम टू कर देता, टू गो देयर, यहाँ पर टू कर देता हिम के बाद, तो सेंटेंस एरर हो जाता। लेट हिम सिट देयर, यह भी हमारा सेंटेंस सही है, लेट हिम सिट देयर। और लेट हिम टू सिट देयर कर देता तो भी सेंटेंस में एरर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग सच सेंटेंसेस। तो जैसे इसमें आगे चलते हैं, इस उदाहरण इस वीडियो में देखते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं क्या क्या है। जैसे बी यू नीड नॉट डू इट, यू नीड नॉट डू इट। अब यहाँ पर सेंटेंस सही हमारा है, हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ बेयर इन्फिनेटिव है। वी नीड नॉट टू डू अगर हो जाता है यहाँ पर, अगर हम बीच में यहाँ पर नॉट के बाद टू रख देते तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। वी यू नीड नॉट टू डू इट, यू नीड नॉट टू डू इट, सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस पढ़ने में सही है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर हमें बी नीड नॉट, यू नीड नॉट डू इट, सेंटेंस सही।
आई हर्ड हिम क्राई, यह भी सही है। आई हर्ड हिम टू क्राई हो जाता तब भी सेंटेंस एरर हो जाता। यहाँ पर एरर देता तो हिम के बाद टू रख देता। आई हर्ड हिम टू क्राई कर देता, सेंटेंस एरर हो जाती। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई सा हिम डू इट, आई सा हिम मैंने उसे देखा, डू इट करते समय। तो जैसे आई सा हिम टू डू इट कर देता है, यहाँ पर डू से पहले टू रख देता, डू से पहले टू रखता तो भी सेंटेंस गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की यदि बात करें हम तो कहीं ना कहीं। तो इन पैसिव वॉइस बी यूज टू, और यदि पैसिव वॉइस की बात करें तब हम ऐसी स्थिति में टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं। आई वॉज मेड टू रन, मुझे दौड़ाया गया, आई वॉज मेड टू रन। ही वॉज सीन टू राइट ए लेटर, ही वॉज सीन उसे देखा गया, टू राइट ए लेटर किसी के द्वारा देखा जा रहा है, तो ही वॉज सीन टू राइट ए लेटर। ही वॉज लेट गो, ही वॉज लेट गो यहाँ पर सही है, लेकिन ही वॉज लेट टू गो कर सकते हैं। ही वॉज लेट टू गो कर दें तब भी सही है, और ही वॉज लेट गो यह भी सही है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जो कि दोनों स्थिति में सही हो सकता है। यदि हम इसको ही वॉज लेट गो करें तब भी सही है, और ही वॉज लेट टू गो कर दें तब भी सेंटेंस सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।